Okay, good morning all of you. So सब क्लियर है? यस स्क्रीन सर। साउंड ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, यानी कि लास्ट एप्लीकेशन। अभी तक हमने देखा जो भी एप्लीकेशन हमने देखे हैं उस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे, उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले वाला जो एप्लीकेशन था जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हमने देखा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमने ये सिखाया कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने देखा कि जो भी इक्वेशंस होंगे, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन में हो, उनकी जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशन हमें चेक करने होते हैं इक्वल है या नहीं। फिर हमारा सेकंड जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस। यानी इस एप्लीकेशन में हमें दिया होगा कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वाला इक्वेशन देना, काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला लेना, या भी कोई भी फॉर्मूला लेना। वो फॉर्मूला कैसे आया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ हमें देखना था वो करेक्ट है या नहीं, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और साथ ही साथ उसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आते हैं या नहीं। फिर हमने जो थर्ड एप्लीकेशन था वो थर्ड एप्लीकेशन दिया, ओके, वो थर्ड एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो कन्वर्जन कैसे किया जाता है? जैसे कि हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है। फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगी n मल्टीप्लाई बाय u के टर्म में। तो सभी को पता है n यानी कि नंबर्स हो गए और u ये यूनिट होगा। तो इस टाइप के एप्लीकेशन में देखो, ये सब जो एप्लीकेशन हमने बनाए, ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस पे हमने उस क्वेश्चन बेसिस पर हमने ये एप्लीकेशन डिस्कस किए। यानी मान लो कोई कन्वर्जन करना हो सेंटीमीटर का मीटर में, या फिर न्यूटन का कोई कन्वर्जन करना हो डाइंस में, वो सब कन्वर्जन हमने देख लिए थे। यानी मान लो कोई 1 मीटर का कन्वर्जन आपसे पूछता है तो वो होता है 100 सेंटीमीटर, या 1 न्यूटन का कन्वर्जन पूछते हैं तो वो होते हैं 10⁵ टाइम्स। सो इस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं वो कन्वर्जन हमने देख लिए थे। तो यहाँ तक हमने वो डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस एप्लीकेशन में हम क्या करने वाले बच्चों, ध्यान देना। इस एप्लीकेशन में मान लो हमारे पास फॉर्मूला है, सभी को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो ये कहाँ से आया? सिंपल है, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये पढ़ने के लिए, या फिर मानते हैं कोई इक्वेशन होगा सरफेस टेंशन वाला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या फिर हम देखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सो ये जब हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं तो इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए हमें इससे रिलेटेड पूरी कंसेप्ट पढ़नी होती है। जब हम इससे रिलेटेड पूरी कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए। जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सो इस डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने के लिए, यानी कि हमें फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होता है, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस टॉपिक में हम फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन वाला टॉपिक में हम सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले हमें कोई भी कंसेप्ट पता नहीं हो, क्या हम सिर्फ डायमेंशन के हेल्प से इस फिजिकल क्वांटिटीज को पता कर सकते हैं? सो यही हम हमारा फोर्थ वाला एप्लीकेशन है। जो फोर्थ वाला एप्लीकेशन हमें सिखाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन
डायमेंशन एनालिसिस से कैसे डिराइव कर सके। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, और उस एप्लीकेशन का नाम है डिराइविंग the relation between physical quantities using dimensional analysis. ओके, बिल्कुल आसान तरीका है। मतलब हमें कोई कंसेप्ट नहीं पढ़नी, अब किसी कंसेप्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना। फोर्स कहाँ से आया, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ, इसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से ये वाली क्वांटिटीज को पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी आती है। क्या लिमिटेशंस आती है डायमेंशन एनालिसिस के, तो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो आज हम पढ़ेंगे, फिर से वही लिखता हूँ, आज हम पढ़ेंगे, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डायमेंशन एनालिसिस में दिखाई देंगे। सो क्वेश्चन है, हमारी कंसेप्ट है डिराइविंग the relation between physical quantity using dimensional analysis. सो ध्यान देना, आप जो भी काम कर रहे होगे उस काम को अभी छोड़ दो और एकदम पूरे अगले 10 मिनट तक इस कंसेप्ट पर ध्यान देना, क्योंकि हमने काफी सारे एप्लीकेशन देखे, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा एप्लीकेशन कब यूज किया जाए। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन कैसे दिया होगा, उस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है ये समझ में आ जाए। सो इस तरह के, ये थर्ड वाला जो एप्लीकेशन था, इस थर्ड वाले एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है, चलो उसी प्रॉब्लम को लेते हैं। हम कोई भी कंसेप्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम से हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम दिया होगा, चलो हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं। सभी को पता है कि फोर्स का और मास एक्सेलरेशन का रिलेशन का F = m × a, ये वाला रिलेशन है। अब हमें क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट के बिना हमें ये वाला रिलेशन अभी फाइंड करना है। तो अब मैं कहता हूँ ये वाला रिलेशन को आप भूल जाओ, समझ लो कि ये वाला रिलेशन आपको पता ही नहीं, ठीक है। सो इसके लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ताकि ये रिलेशन, अब हमें मालूम हो चुका है कि ये रिलेशन हमें पता नहीं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरह से, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए होंगे। क्वेश्चन है फोर्स F ऑन अ पार्टिकल। उन्होंने पूछा है जो भी फोर्स किसी पार्टिकल पर लग रही होगी, वो फोर्स डिपेंड्स अपॉन। अब उन्होंने बताया है कि वो फोर्स डिपेंड्स है कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड्स है। फर्स्ट वाले उन्होंने बताया फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मास m ऑफ अ पार्टिकल। सेकंड वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके ठीक है। सो उन्होंने बताया जो फोर्स है वो फोर्स मास पर डिपेंड है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर F। तो आपसे पूछा है फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए, जो कि इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा। किसके हेल्प से? डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। जबकि आपको पता है फोर्स का रिलेशन मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है, जबकि यहाँ पर मास की डायमेंशन है 1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है 1, ये आपको पता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, मान लो ये कंसेप्ट ही आपको पता नहीं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फोर्स जबकि वो मास पर डिपेंड है, जबकि वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड है, तो अब बताना वो फोर्स के एक्सप्रेशन क्या होगा जबकि वो फोर्स
हमें डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पर फाइंड करना। तो ध्यान देना, अब हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बी अटेंशन प्लीज। सो अब स्टार्ट कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, ध्यान दो। तो उन्होंने बताया था जो फोर्स वाली क्वांटिटी है वो मास पर डिपेंड होगी। सो हम देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम लेते हैं कि फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास पर। शायद मास की कुछ पावर भी होगी, इसीलिए हम लेते हैं m रेज़ टू x। यानी अब ये क्वांटिटी हमारे क्वेश्चन को मैच कर रही है, ये वाला रिलेशन अब हमारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है। उन्होंने बताया था फोर्स वाली क्वांटिटी मास पर डिपेंड है, वो डिपेंड है। अब आते हैं फोर्स वाली क्वांटिटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड है, साथ ही साथ ये फोर्स वाली क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया था वही मैंने लिख लिया। क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रिलेशन को, ये दोनों रिलेशन को मैं एक ही इक्वेशन में लिखने का ट्राई करता हूँ। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m रेज़ टू x एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन रेज़ टू y। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन टॉपिक में आपने 10th क्लास में देखा होगा दैट फोर्स, ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, force is directly proportional to the product of the masses and force is inversely proportional to the square of distance between them. Then we written as this force is directly proportional to the g m1 m2 upon r square। अब मुझे बताना ये g क्या था। यस बोलो, ये g क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी गुड, ये g था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्चुअली ये जी हमने क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन इस तरह से आ रहा था, F is directly proportional to the m1 m2 upon r square। सो इस प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करने के लिए हमने कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट किया। इस जी को हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन असल में ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। असल में ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो वैल्यू हमने असल में फाइंड की है। एक्चुअली कुछ हमने रिजल्ट लिए, कुछ डिस्टेंसेस लिए, कुछ मासेस लिए, उससे हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली और हमने बताया कि ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। यानी कि इस वैल्यू को हमने बताया दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे ये बताना था कोई भी प्रोपोर्शनल हो, उस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमें रिप्लेस करना होगा इज इक्वल टू में, तो हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती। यही कंसेप्ट मैंने बताने के लिए ये वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, सो अब सिंपल समझ लेना कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन में भी देख ले, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, उस प्रोपोर्शनल को अब हमें रिप्लेस करना है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय m रेज़ टू x a रेज़ टू y, where that K is nothing but what? This is the proportionality. This is the proportionality constant. ये K क्या है? Proportionality constant। Proportionality constant। जबकि ये K की वैल्यू हमें पता नहीं, सो हमें फाइंड क्या करना है, मैं फिर से बताता हूँ। उन्होंने पूछा था फोर्स के एक्सप्रेशन को फाइंड करो, फोर्स के एक्सप्रेशन को फाइंड करो, जबकि हमें फोर्स का एक्सप्रेशन K m रेज़ टू x a रेज़ टू y के टर्म्स में मिल चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस x की और इस y की वैल्यू को पता करना, ये हमारी नेक्स्ट टास्क है। ठीक है, सो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानते हम दिस इज इक्वेशन 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एकदम सिंपल सी प्रोसेस यूज करते हैं।
जबकि वो सेकंड एप्लीकेशन हमें बता रहा था, सेकंड एप्लीकेशन क्या बता रहा था, वो कह रहा था कि ये इक्वेशन अगर सही होगा, ये रिलेशन अगर सही होगा, ये वाला हमारा सेकंड एप्लीकेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन वो क्या कहता था, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करो, करेक्टनेस चेक करो, यानी उसके जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन होंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ क्या आने चाहिए, राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये वाला इक्वेशन सही होगा। जबकि हमें पता है फोर्स के डायमेंशन क्या है। चलो अब मैं पूछता हूँ फोर्स के डायमेंशन, कोई मत बताएगा, मैं जिसे कहूंगा उसे फोर्स के डायमेंशन बताने, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, भोसले सिद्धेश। चलो भोसले सिद्धेश, आवाज आ रही मेरी आपके पास? सिद्धेश, सिद्धेश L1 T raised to minus, अच्छा m1, hello, हाँ बोलो, m1 L1 L1 T रेस टू, चलो अभिषेक आप बताओ, आदित्य कोते, आदित्य कोते, अभिषेक रुक नजर, आदित्य कोते आप बताओ जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ। अच्छा किसी को पता है वो बताओ, चलो जाने दो, डायमेंशन याद रखना। m1 L1 T raised to minus 2. वेरी गुड, वो डायमेंशन होते हैं m1 L1 T रेस टू -2, ये है फोर्स के डायमेंशन। सो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसे फिर से F इज इक्वल टू K, जबकि हमने कहा था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी उसे हम लिखेंगे दिस इज द डायमेंशनलेस। ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डायमेंशन तो नहीं रहते ना, तो वो वाली कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन क्वांटिटी। और यही लिमिटेशन है इस थर्ड एप्लीकेशन का, यही लिमिटेशन है इसी एप्लीकेशन का। यानी जब भी आप कोई कांस्टेंट को रिप्लेस करते हो, ध्यान देना ये लिमिटेशन है इस एप्लीकेशन का, जब भी आप कोई कांस्टेंट लेते हो तो एक्चुअल में, असल में वो कांस्टेंट हम डायमेंशन लेस लेते हैं। सो यही वाला एप्लीकेशन हम इस फॉर्मूले में नहीं यूज कर सकते, F इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²। ये वाला एप्लीकेशन हम इस इक्वेशन पर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जो हमने कांस्टेंट लिया था, असल में उस कांस्टेंट के डायमेंशन हमें पता है। तो आप बोलोगे सर G के डायमेंशन हमें पता है, तो क्या K के डायमेंशन हम पता कर सकते हैं? तो एक्चुअली असल में हमने क्या लिया था कि एक डायमेंशन लेस है, और यहाँ पर हमने सॉल्व करते वक्त ये G वाला डायमेंशन लेस दिया था। सो ध्यान देना सिर्फ कि डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस वही है जो कांस्टेंट टर्म होती है, उस कांस्टेंट टर्म हम डायमेंशन लेस लेते हैं। अगर उस कांस्टेंट टर्म के कुछ डायमेंशन हो गए तो वो वाला एप्लीकेशन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ये वाला इसका लिमिटेशन है। तो चलो आगे चलते हैं, ध्यान रखना हमेशा मैं इसके लिमिटेशन लिख कर भी देने वाला हूँ। सो इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K m रेस टू x a रेस टू y, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। जबकि हमें लिखना था डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में था फोर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे m1 L1 T-2, जबकि K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, m यानी कि मास है, तो मास के डायमेंशन होते हैं m1 रेस टू x। अब बताना है एक्सेलरेशन के डायमेंशन, चलो बोलो एक्सेलरेशन के डायमेंशन। m0 L1 T raised to -2। वेरी गुड, सो हम इसे लिखेंगे L1 T रेस टू -2, बोलो सही है? yes sir, ओके वेरी गुड। सो हम यहाँ लिखते हैं L1 T रेस टू -2, रेस टू क्या लिखोगे, y लिखोगे। सो बस अब इसे सिंपल करना है, यानी m रेस टू 1 L रेस टू 1 T रेस टू -2 K मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x, यहाँ हम लिखेंगे L रेस टू y, x से इसे मल्टीप्लाई किया
और y ने इसे मल्टीप्लाई किया, फिर y ने इसे मल्टीप्लाई किया। सो l रेज टू y और t रेज टू -2y। आई बात समझ में? यस तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ओके, देखो बिल्कुल आसान था। मुझे क्या करना है, x और y की जो वैल्यू है उसे पता करना है। सो उसी वैल्यू को पता करने के लिए हमने क्या किया, जो सेकंड वाला एप्लीकेशन था वो यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया, यानी कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1 लिख लिया, फिर डायमेंशन ऑफ, जैसे कि फोर्स के डायमेंशन हमें पता था वो भी लिख लिए। के तो के यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसे तो हमने डायमेंशन लेस लिया है। फिर मास के डायमेंशन हमने लिख लिए, फिर एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने लिख लिए, जबकि उनकी पावर थी x और y, तो उसी से हमने उस डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास इक्वेशन अब रेडी हो चुका है। सो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। सो आगे की प्रोसेस बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी मास और मास, यानी इसे हम कंपेयर करेंगे m1 इज इक्वल टू m रेज टू x के टर्म में। फिर यहाँ पर है लेंथ, तो उसे भी हम कंपेयर करेंगे l रेज टू 1 इज इक्वल टू l रेज टू y के टर्म में। फिर यहाँ पर टाइम था, सो इसे भी हम लिखेंगे t रेज टू -2 इज इक्वल टू t रेज टू -2y। अब हमें सिर्फ पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब बताना यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या x इज इक्वल टू 1 आती है? वेरी गुड। यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 आती है? यस सर। और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से हमें y की वैल्यू 1 मिलती है। तो अब हमारे पास, वेरी गुड, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, अब हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, जबकि हमें इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू को फाइंड करना था। तो अब हम इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मिलता है हमारा फोर्स का असल वाला रिलेशन F इज इक्वल टू K m रेज टू 1 a रेज टू 1। ये रहा हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब आप लोग बोलोगे कि सर फोर्स का रिलेशन है F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a, जबकि हमें मिला है F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय m रेज टू 1 a रेज टू 1। तो यही वाला तो लिमिटेशन है हमारे थर्ड एप्लीकेशन का, यही लिमिटेशन है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशन एनालिसिस हमें इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं देता, वो हमें इस फॉर्म में कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन देता है। और जब हम इस k की वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे, अब ध्यान देना, कुछ हमने प्रैक्टिकल कर लिया मान लो, और रिजल्ट में प्रैक्टिकली इस k की वैल्यू को देखा गया कि इस k की वैल्यू आती है 1, प्रैक्टिकली देखा गया। अब हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय a। तो अब हमें असल वाला रिलेशन मिला जो था m मल्टीप्लाई बाय a। सो इसके लिमिटेशन याद रखना डायमेंशन एनालिसिस के, ये हमें हमेशा कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में रिलेशन एक्सप्रेशन देगा। सो उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंट से हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल सकती है। तो अभी ध्यान दो, अब अगर आप यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ तक वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वाला एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ तक ही पूछा जाता है। तो आई बात समझ में? मैं फिर से बताता हूँ, आपसे पूछा था, ध्यान देना, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपसे पूछा था, ये रहा, फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपसे पूछा था फोर्स का एक्सप्रेशन बताना, तो मैंने सिर्फ लिख लिया क्योंकि यहाँ पर कहीं उन्होंने बताया नहीं था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कंसीडर कर लिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m रेज़ टू x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a रेज़ टू y। अब कई बच्चों के जहन में क्वेश्चन होगा, सर फोर्स आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ पावर होगी ना, उस पावर को तो पता करना होगा, चाहे उसकी 1 हो, शायद उसकी 2 हो, शायद उसकी 1/2 हो, 1/2 हो, चाहे उसकी 2/4 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m रेज़ टू x। फिर एक्सेलरेशन था, उसे मैंने लिख लिया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a रेज़ टू y। फिर उस दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस किया किसी कांस्टेंट से, उसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और हमेशा याद रखना, जो भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लोगे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा। जब ऐसा होगा तो आपके पास रिलेशन रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको अब आगे वाली प्रोसेस यूज करनी है, यानी ये वाली हमेशा ये इस एक्सप्रेशन के बाद ये वाले टर्म्स हमेशा लिखना, यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। बस अब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को पता करो, राइट हैंड साइड के डायमेंशन को पता करो और उनके कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करो। आई बात समझ में? क्या कोई दिक्कत वाली बात? बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात? ओके, वेरी गुड। सो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम क्या करेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। मैं और एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, हो गया? चलो आगे की प्रॉब्लम पर। ओके, अब आपसे पूछा है, ध्यान देना, अब आपसे पूछा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ, जबकि उस टाइम पीरियड को उन्होंने कहा था कैपिटल टी, ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सो ये टाइम पीरियड उन्होंने कहा था डिपेंड्स है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर। फिर डिपेंड्स है सेकंड वाली टर्म्स मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ बॉब जिसे हम यम लिखेंगे। और फिर डिपेंड था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, यानी उसे हम लिखेंगे जी। और आपसे पूछा था फाइंड एक्सप्रेशन फॉर दैट टी, दैट इज टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बताओ। सो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। जिस किसी को प्रैक्टिस करनी है वो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो उन्होंने पूछा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सॉल्व कर सकते हो आप, मेरे साथ सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसे हम लिखेंगे L रेज़ टू x। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहा था मास पर भी डिपेंड्स है, तो इसे हम लिखेंगे m रेज़ टू y। और साथ ही साथ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है, तो उसे हम लिखेंगे g रेज़ टू z। अगर और कोई क्वांटिटी होती तो x y z या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, g ले लो, h ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम एक रिलेशन में लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L रेज़ टू x, m रेज़ टू y, g रेज़ टू z। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली क्वांटिटी मैथमेटिक्स अपने आप इसे अरेंज कर देगा। प्रोसेस पर ध्यान दो इसलिए। सो टी, अब हम कुछ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करते हैं, मानते हैं के, फिर हम लिखेंगे L रेज़ टू x, m रेज़ टू y, g रेज़ टू z। तो फिर से हम लिखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास रेडी है, जिसे हम लिखेंगे 1 के टर्म फॉर्म में। इक्वेशन 1 ये रहा। सो अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, टाइम, यानी m0 L0 T1। क्या कोई पावर है? नहीं, 1 है तो 1 लिख लिया। के तो वैसे डायमेंशन नहीं है। L क्या है? लेंथ है। सो लेंथ के डायमेंशन है 1 रेज़ टू पावर है x। m क्या है? मास। फिर g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन होते हैं L रेज़ टू 1 T रेज़ टू -2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अपना वाला एक्सेलरेशन, वो वाला एक्सेलरेशन L रेज़ टू 1 T रेज़ टू -2, ये ग्रेविटी के टर्म्स में भी L रेज़ टू 1 T रेज़ टू -2 रेज़ टू z। बस अब इसे सिंप्लीफाई करो, m रेज़ टू 0 L रेज़ टू 0 T रेज़ टू 1 के, या हम लिखेंगे L रेज़ टू x, m रेज़ टू y,
फिर यल रेस टू जेड टी रेस टू माइनस टू जेड। सो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, m0 l0 t1 k1, यहाँ पर k होगा, फिर यहाँ पर यल रेस टू x था, ये z था, यानी m रेस टू y यल रेस टू x प्लस z हो जाएगा और t रेस टू माइनस टू z हो जाएगा। बस ये रिलेशन आपके सामने तैयार है, इक्वेशन सेकंड वाला। बस अब आपको इसे करना है उसके पावर से कंपैरिजन, लेफ्ट हैंड साइड के पावर और राइट हैंड साइड के पावर को से कंपेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं मास से। सो यहाँ पर था m रेस टू 0 m रेस टू y, यानी कि y की वैल्यू आती है 0। ठीक है, y की वैल्यू आती है 0, यानी पीरियोडिक टाइम मास पर डिपेंड नहीं होगा। जबकि हमें पता है पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये आता है या नहीं इसे बस हमें चेक करना है। फिर आते हैं हमारे सेकंड टर्म पर, यानी लेंथ को देखते हैं। सो l रेस टू 0 था और यहाँ पर मिल चुका है l रेस टू x प्लस जेड। सो 0 इज इक्वल टू आता है x प्लस जेड, यानी कि x इज इक्वल टू आता है माइनस जेड। अब आते हैं z की वैल्यू को पता करने के लिए। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर माइनस टू जेड था, t रेस टू 1 इज इक्वल टू t रेस टू माइनस टू जेड। सो देखते हैं अब इसे 1 इज इक्वल टू माइनस टू जेड और z की वैल्यू मिलती है माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और इस z की वैल्यू को हम x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है प्लस 1/2। सो अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x है 1/2, y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू है माइनस 1/2। अच्छा बताना किन बच्चों का ये करेक्ट आया है, जस्ट रेज योर हैंड। कितने बच्चों का ये करेक्ट आया? मेरे साथ जो सॉल्व कर रहे थे वो, वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड विराज। और कोई नहीं जो मेरे साथ सॉल्व कर रहा था? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, साथ ही साथ पवन, काफी सारे बच्चे, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड महक, वेरी गुड सूरज। ओके, सो इतने सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करते, वेरी गुड गणेश, वेरी गुड साई। तो सबको बढ़िया से आपने सॉल्व किया, शायद आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलो फिर चलते हैं, अब उन वैल्यू को हम करते हैं सब्स्टिट्यूट जबकि वो हमारा रिलेशन 1 था उस रिलेशन 1 में। ठीक है, चलो फिर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे रिलेशन 1 में। सो रिलेशन 1 था t इज इक्वल टू k, x की वैल्यू थी l रेस टू 1/2, y की वैल्यू थी 0 और g यानी z की वैल्यू थी माइनस 1/2। सो इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l रेस टू 1/2 और g रेस टू 1/2, यानी कि वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ये है आपका एक्सप्रेशन, यहाँ तक लिख लो, ये वाला करेक्ट है। सो आपका आंसर होगा t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। और जब हम प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू, उस k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो हमें मिलती है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये असल वाला रिलेशन हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l वाला g, ये असल वाला रिलेशन। जबकि हमें क्वेश्चन में यहाँ तक ही लिखना है t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी बताना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ, अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। सो आगे, ठीक है। चलो फिर आगे वाला प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ चलो ठीक है, इस तरह से। सो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप जूम कर सकते हो, कितने तो आप होशियार हुए। चलो तो आगे वाला प्रॉब्लम आपके लिए देखते हैं कितने बच्चे इसे कितने कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। सो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन पता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन बताओ?
सेंट्रीपिटल फोर्स वाला F इज इक्वल टू, यस एनीवन? अरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स वाला रिलेशन बोलो, पता नहीं है? बताता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। वेरी गुड, वो वाला रिलेशन होता है mv² अपॉन r। सो अब ध्यान देना, अब समझ लो कि ये रिलेशन आपको पता ही नहीं है और आपको क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर पूछा है। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे। सो क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज F, centripetal force F acting on a particle, अब मुझे बताना इस सेंटेंस से आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस पार्टिकल का ये वाला फोर्स एक्ट करने पर मोशन किस तरह से होगा। चलो बताओ, ये वाला फोर्स अप्लाई करने से उस पार्टिकल का मोशन किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा? सर्कुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप सभी को पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कल में घूमता है, जो फोर्स एक्चुअली असल में रिस्पॉन्सिबल होती है वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट की जो टेंट ऑफ रोटेशन है वो टेंट ऑफ रोटेशन हमें सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करती है, सेंटर पर अलाइन करती है। ठीक है, सो इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है हमारे पास। सो चलो आगे चलते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास दिया है m, आगे भी बताया है मूविंग ऑब्वियसली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with velocity v depends upon m, v and r, और पूछा है find the expression for f। तो आपसे पूछा है f का एक्सप्रेशन बताना। इक्वेशन है आपके साथ f इज इक्वल टू k m v² अपॉन r। सेकंड वाला रिलेशन है f इज इक्वल टू k m² v² अपॉन r। थर्ड वाला रिलेशन है f इज इक्वल टू k m यहाँ पर है ω² मल्टीप्लाई बाय r, और थर्ड वाला फोर्थ वाला रिलेशन है f इज इक्वल टू k r अपॉन m v²। सो ये ऑप्शन आपके पास दिए, सॉल्व कर पाओगे? यस और नो बोलो जल्दी। सो ये टाइम स्टार्ट हुआ आपका ना, चलो बोलो। वेरी गुड प्रांजल, दैट ऑप्शन ए, गुड। तो आपने विद इन सेकंड में आंसर दिया, वेरी गुड। आपको रिलेशन पता था इसलिए आपने आंसर दिया, शायद आपने सॉल्व भी किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो वेरी गुड, इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन फर्स्ट। कैसे सॉल्व किया फिर से बताता हूँ, चलो फिर सभी को पता है कैसे सॉल्व किया। सिंपल था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास था, m⁻⁴ लिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी था, v⁻⁴ लिए। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कोई दिया नहीं, सिर्फ रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिया कुछ भी। ओके वेरी गुड प्रांजल, सॉल्व किया आपने, अच्छी बात है। सो इसका कुछ ऐसा रिलेशन नहीं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो हम इससे डिपेंड्स करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन r⁻z पर दिखते हैं। और फिर हमें बताना था, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m⁻⁴ v⁻y और r⁻z, ये r है। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं, f इज इक्वल टू k m⁻⁴ v⁻y r⁻z। इक्वेशन ये रहा फर्स्ट। फिर हम डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, और राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। सो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 t-2 के वैसे ही लिखोगे। m के डायमेंशन 1/x, वेलोसिटी के डायमेंशन सभी को पता है L1 t-1, सो L1 t-1/y, और r के डायमेंशन जिसे हम लिखेंगे L1 में t⁻z। बस इसे आप सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो, ठीक है। आप सॉल्व कर पाओगे, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो यहाँ से सॉल्व कर लेना, और जिन्होंने सॉल्व किया है उन सबका कांग्रेचुलेशंस। सो आगे चलते हैं, आपके लिए होमवर्क वाला प्रॉब्लम देता हूँ, ये वाला होमवर्क के लिए। सो इस होमवर्क को आप मुझे सॉल्व कर इस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर देना। सो यहाँ पर दिया है होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना, बिल्कुल आसान वाला है। सो ये रहा क्वेश्चन। एनर्जी E of a particle of mass m executing सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पर हमारा एक पूरा टॉपिक डिपेंड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, किस तरह से आता है, हम उस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लिए सिर्फ आपको रिलेशन देखने हैं, क्या कौन सा वाला मोशन दिया है इसके बारे में अभी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ देख लेना रिलेशन किसके साथ दिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड, ध्यान देना एम्पलीट्यूड भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेंथ होती है, यानी डिस्टेंस के डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन वही एम्पलीट्यूड के आने वाले हैं। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे दिया है ओमेगा में, डिपेंड्स अपॉन m, a एंड w, और पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर E, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसे रिलेशन लिख भी देता हूँ। तो उन्होंने पूछा था E वाला जो एनर्जी है वो एनर्जी डिपेंड्स है मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m⁻x, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड रेज़ टू y, और यही एनर्जी डिपेंड्स होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम लिखेंगे z, यानी e⁻m⁻x, a⁻y और ω⁻z, यानी हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, m⁻x, a⁻y, ω⁻z। सो अब लिखते हैं हम हर एक टर्म का डायमेंशन। सो एनर्जी के डायमेंशन, चलो बताओ, एनर्जी के डायमेंशन होते हैं m1 L2 t-2, फिर मास के डायमेंशंस m1 एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ने बताया, एम्पलीट्यूड यानी कोई डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसके हो गए L के डायमेंशन यानी लेंथ के डायमेंशन, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इनवर्सली डायमेंशनलेस नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायमेंशनलेस नहीं होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड रहती है, यानी अगर टाइम बढ़ेगा तो उस जो मोशन होगा उस मोशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर टाइम घटेगा तो उस मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पर, यानी उसके डायमेंशन आते हैं t⁻⁻1। ओके, सो सभी के डायमेंशन आपके सामने है, m⁻1 L2 t-2, m1 L1 t⁻1, सीधे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, यानी m1 L2 t-2, यहाँ पर k होगा, और यहाँ पर m⁻1x, a⁻, यानी L⁻1y, और ω⁻t⁻1z। सो ये रिलेशन आपके सामने है, इसे सॉल्व कर मुझे इसका जो फोटो है उसके मुझे फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, ठीक है। ओके, अब हमेशा इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती। चलो लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये प्रॉब्लम कुछ अलग तरह का है, देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सो प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, इफ force F, velocity V, and time T are fundamental quantities. और आपसे पूछा है फाइंड dimensions of energy. सो आपसे पूछा है एनर्जी के डायमेंशन बताओ। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। सो डायमेंशन दिए है आपके सामने, f v⁻⁻1 t⁻⁻1। सेकंड वाला है f v t⁻⁻1, ये v यानी वेलोसिटी, f v t⁻⁻1। थर्ड वाला ऑप्शन है f-1 v-1 t-1, और फोर्थ वाला ऑप्शन है f v t। सॉल्व कर पाओगे? चलो ट्राई करो, ट्राई तो करो, वरना मैं तो हो ही सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ट्राई करो। ऑप्शन कौन सा आता है बताना, जस्ट ट्राई। खुद से ट्राई करना, अच्छे से सॉल्व करना। कोई भी इसे गूगल पर सर्च नहीं करेगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करो। ऑप्शन 4। अच्छा, वेरी गुड। अभी किसी ने बताया ऑप्शन 4? खैरी। सूरज, वेरी गुड सूरज। सो रिद्धि ने भी ऑप्शन डी दिया है, वेरी गुड रिद्धि, गुड, वेरी गुड सिद्धेश। ओके, चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे। सो विद इन 1 मिनट आपका आंसर आए, दैट्स गुड थिंग्स। सो अभी तक हमने, ध्यान देना, अभी तक हम जो भी डायमेंशन लिखते थे वो डायमेंशन हमेशा यम यल टी के फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। ये ई के जो डायमेंशन हो गए वो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिखाई दे रहे, यानी यहाँ पर रिलेशन दिया है एनर्जी का फोर्स से, वेलोसिटी से और टाइम से, ठीक है। यानी ये कुछ अलग है, वो पिछले वाले की तरह नहीं यम यल टी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ये वाला कुछ अलग। तो इसे भी ट्रीट उसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। चलो फिर उन्होंने बताया था एनर्जी वाली टर्म्स डिपेंड से फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ओके। सो ये वाली एनर्जी वाली टर्म्स, हाँ किसी ने अपना हाथ ऊपर किया था, तो जब भी आप कोई डाउट होगा खुद से माइक ऑन कर लेना और बता देना। खुद से माइक ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको जो फ्रीडम था वो दे दिया है, तो जब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आपने खुद से माइक ऑन करके बोल लेना। तो ये वाली एनर्जी थी, डिपेंड्स थी फोर्स पर, फिर ये वाली एनर्जी डिपेंड्स थी वेलोसिटी पर,
और यही एनर्जी डिपेंड्स थी टाइम पर। तो बस अब इसे एक फॉर्म में लिखना है, ई रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स x to y, velocity raised to and time raised to z। इसी प्रोपोर्शनल से हम रिप्लेस करते हैं, E is equal to proportionality constant K, F raised to x, velocity raised to y और T raised to z। बस हमें पता करना है x, y और z की वैल्यू। सिंपल है। तो मिलते हैं चलो डायमेंशन की तरफ। चलो डायमेंशन क्या है एनर्जी की बताना, m raised to 1, L raised to 2, T raised to -2। बोलो सही है एनर्जी के डायमेंशन? Yes. ओके वेरी गुड। अब आते हैं फोर्स के डायमेंशन पर। फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 L1 T -2। बोलो सही है? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन। वेलोसिटी के डायमेंशन है m0 L1 T -1। बोलो सही है? यस सर। अब आते हैं टाइम के डायमेंशन। टाइम के डायमेंशन m0 L0 T1। ठीक है, बस अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एनर्जी के डायमेंशन m1 L2 T -2 के तो वैसे ही डायमेंशन कांस्टेंट है। फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स के डायमेंशन है m1 L1 T -2 पावर रेज़्ड टू x। वेलोसिटी के डायमेंशन m0 है तो लिखेंगे L1 T -1 रेज़्ड टू y। टाइम के डायमेंशन तो वैसे ml0 है तो T रेज़्ड टू 1 रेज़्ड टू z। बस अब इसे सिंप्लीफाई करो, m1 L2 T -2 के m रेज़्ड टू x, L रेज़्ड टू x, T रेज़्ड टू -2x। फिर बाद में है L रेज़्ड टू y, T रेज़्ड टू -y और T रेज़्ड टू z। सो इसे हम लिखेंगे m1 L2 T -2 के, सो यहाँ पर था m तो और कहीं जगह m नहीं है तो m रेज़्ड टू x, यहाँ पर Lx था, Ly था, यानी हम लिखेंगे L रेज़्ड टू x प्लस y और फिर t था तो t था -2x -y प्लस z। आया ये सबका? ये वाला रिलेशन आया सभी का? यस और नो? जो बच्चे इसे सॉल्व कर रहे थे उनका ये आया या नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। ओके, बस आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। यानी ये था मास और मास, तो मास और मास को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है m रेज़्ड टू 1 इज इक्वल टू m रेज़्ड टू x, यानी मिलती है x की वैल्यू 1। फिर यहाँ आते हैं लेंथ को, तो यहाँ मिलता है L रेज़्ड टू 2 इज इक्वल टू L रेज़्ड टू x प्लस y, यानी 2 इज इक्वल टू मिलता है x प्लस y। तो जबकि हम x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है 1, सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस y, यानी y की वैल्यू मिलती है 1। जबकि हमें x पता है, y पता है, तो z तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। चलो टाइम से कंपेयर करते हैं। सो t रेज़्ड टू था -2, t रेज़्ड टू था -2x -y प्लस z। सो -2 इज इक्वल टू -2x -y प्लस z। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। सो ये -2 था, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस z। सो ये 2 -2 -1 -3 हो जाएगा। सो -2 -3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो आता है z। सो z की वैल्यू आती है 1। बोलो सही है? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो जैसे हम इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है? सो मिलता है इक्वेशन E इज इक्वल टू K F रेज़्ड टू 1 B रेज़्ड टू 1 T रेज़्ड टू 1, यानी E डिपेंड्स होगा, K की वैल्यू मानते हैं कोई एक्सपेरिमेंटली होगी 1, तो K डिपेंड्स होगा F B T पर, F B T पर। और ऑप्शन ये वाला कौन सा था? ऑप्शन 4। बोलो क्या कोई दिक्कत? बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड। अब देखना शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट एकदम मजेदार वाला शॉर्टकट है। देखो कैसे बताता हूं मैं। एक बार मुझे बताना एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट
डायमेंशन बताता हूँ सबसे पहले। डायमेंशन m1 l2 t माइनस t। अब यूनिट बताना, डायमेंशन से यूनिट को फाइंड करो। m1 है यानी kg, l2 है यानी मीटर स्क्वायर, और टाइम 2 है -2 है यानी होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है? Yes. ओके, अब शॉर्टकट देखना, सिर्फ इसकी डायमेंशन पता करो। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, डायमेंशन को पता करो। फोर्स यानी होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। वेलोसिटी वो भी -1 में है यानी सेकंड पर मीटर होगी, और टाइम वो भी -1 में है यानी कि वो हो जाएगा 1/सेकंड। सो सेकंड से सेकंड जाता है, मीटर से मीटर जाता है, केजी पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन के डायमेंशन आते हैं, यूनिट आता है केजी पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जाता है। आई बात समझ में? शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? यस सर। फिर से बताता हूँ, सिर्फ यूनिट को देखो। फर्स्ट वाले ऑप्शन की यूनिट फाइंड किए, वो थे केजी पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नहीं आता। सेकंड पर आते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड, और टाइम था पर सेकंड, यानी इसके डायमेंशन आते हैं केजी मीटर स्क्वायर, ये 1 1 2 और यस रेस टू 4, जबकि हमें चाहिए था मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी जाता है। थर्ड ऑप्शन के पास आते हैं तो एफ इनवर्स है यानी 1/kg है, तो 1/kg तो हमारा यूनिट ही नहीं था, तो थर्ड ऑप्शन भी जाता है। तो बचा कौन सा? फोर्थ के डायमेंशन चेक करते, चलो यूनिट चेक करते। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड से सेकंड जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोला आसान था? यस सर। कौन सा वाला आसान है? शॉर्टकट आसान है Yes, या एक्चुअल प्रोसेस को सॉल्व करना आसान? शॉर्टकट। कौन सा वाला आसान था? शॉर्टकट वाला आसान था या एक्चुअल प्रोसेस को सॉल्व करना आसान था? बोलो। शॉर्टकट वाला। एक्चुअल प्रोसेस वाला आसान था? यस सर। एक्चुअल प्रोसेस वाला आसान था? शॉर्टकट। नो सर, शॉर्टकट। वेरी गुड। शॉर्टकट वाला हमेशा शॉर्टकट अच्छा ही होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क वाला प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करना। इफ एनर्जी E, velocity V and time T are fundamental quantities, find, आपसे पूछा है find dimensions of सरफेस टेंशन। मैं फिर से बताता हूँ, कंसेप्ट क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जिसे हम टी में लिखते हैं, मानो टाइम यहाँ पर भी है तो इसे हम यस में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम का सिंबल टी है। तो सरफेस टेंशन का अगर टी ले लोगे, लेना है आपको, तो ये वाली दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए इसे छोड़ दो और यस ले लो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन फर्स्ट वाला है EVT, ऑप्शन सेकंड है T⁻⁻1 V⁻⁻2 T⁻⁻2। और हाँ, इसे एक्चुअल प्रोसेस से सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करना। शॉर्टकट से आप तो 2 सेकंड में आंसर पता कर दो। सो E⁻⁻2 T⁻⁻2, और लास्ट था डी वाला E⁻⁻2 T⁻⁻1। तो इसका ऑप्शन मुझे सेंड करना। ये रहा होमवर्क आपके लिए, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं हमारे इस डायमेंशन एनालिसिस के लास्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज लिमिटेशंस ऑफ। ये वाला लास्ट पॉइंट है हमारा डायमेंशन एनालिसिस का, बाद में ये डायमेंशन एनालिसिस खत्म होते हैं। सो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो कौन कौन से लिमिटेशन है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला लिमिटेशन है
मैंने जैसे पहले ही बताया, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता कर सकते। जैसे मैंने बताया ना कि f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी इसके कुछ डायमेंशन हो गए तो इस g से हम ये वाला रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। सो यही वाला लिमिटेशन था, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को पता कर नहीं सकते। थर्ड, इस डायमेंशन एनालिसिस को ना ही कि हम एक्सपोनेंशियल टर्म वाली इक्वेशन पर यूज कर सकते हैं, ना साइन थीटा वाली एक्सप्रेशन पर यूज कर सकते हैं, ना कॉस थीटा वाले एक्सप्रेशन पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम लिया था, देखो h इज इक्वल टू r रो g अपॉन 2t cos थीटा, ये वाला प्रॉब्लम लिया था। सो इस प्रॉब्लम में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम ये डायमेंशन एनालिसिस वाली प्रोसेस नहीं यूज कर सकते, इससे हमें ये रिलेशन नहीं मिलेगा। यानी हमें ये रिलेशन तो मिलेगा r रो g अपॉन 2t, यहाँ तक हमें मिलेगा, लेकिन ये cos थीटा वाली टर्म्स यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये रिलेशन, ये वाली प्रोसेस उसी जगह यूज होगी जिस जगह डायमेंशंस होगी। cos थीटा में के डायमेंशन ही नहीं है, तो डायमेंशन हम इस पर नहीं यूज कर सकते, यही वाला इसका लिमिटेशन था। सो कैन नॉट बी। अब ध्यान देना है, लिमिटेशन जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि मानो ये रिलेशन आपको दिया हो, ये वाला इक्वेशन दिया हो क्वेश्चन में, और पूछा जाए कि यस का इसके साथ वाला रिलेशन पता करो, तो अगर आपको लिमिटेशन पता होगी, जबकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, तो हम यस से इसका पूरे टर्म्स का रिलेशन नहीं पता कर सकते। ठीक है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, इसलिए हमें लिमिटेशन पता होनी चाहिए। सो कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन involving trigonometric ratio that is अगर sin थीटा होगा cos थीटा होगा और कोई भी टर्म हो सकती है, एंड exponential terms। फिर थर्ड वाला है cannot be applied in expression involving proportionality constant which has dimension। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन होगी, यानी ये g, इस g के पास कुछ डायमेंशन है, तो इस डायमेंशन एनालिसिस को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। और लास्ट वाला लिमिटेशन, जबकि कोई वाली टर्म्स होगी, यानी एडिशन वाली कोई टर्म्स होगी, सब्सट्रैक्शन वाली, तो उसमें हम ये वाला एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। दैट इज cannot be applied in expression involving two or more terms separated by positive or negative प्लस और माइनस साइन से, यानी कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो इस तरह से हम ये डायमेंशन को नहीं पता कर सकते। डायमेंशन एनालिसिस हमें क्या देता है, किसी भी टर्म्स का रिलेशन जो मल्टीप्लिकेशन, यानी m रेज टू x होगा, a रेज टू y होगा या t रेज टू z होगा, इस टर्म में देगा। ये एडिशन वाली और सब्सट्रैक्शन वाली टर्म में नहीं देगा, यानी ये यस यू टी ए टी ऐसा कुछ रिलेशन देगा, ये इस तरह से रिलेशन नहीं देगा। यही इसका लिमिटेशन। आई बात समझ में? सो लिमिटेशन याद रखना, फर्स्ट वाला डायमेंशन, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड वाला डायमेंशन साइन कॉस
ये वाली टर्म्स उसमें इन्वॉल्व होगी तो वो भी नहीं फाइंड कर सकते। अगर किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की डायमेंशन होगी तो भी हम उसे ये वाला डायमेंशन यूज नहीं कर सकते। और कोई टर्म अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगी तो उसमें भी हम ये डायमेंशन वाली प्रोसेस नहीं यूज कर सकते। आई बात समझ में? चलो अभी तक कोई डायमेंशन के जो एप्लीकेशन हमने देखे, इन 4 एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ डाउट हो गए तो आप बोल सकते हो। चलो बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है इससे? बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स होगा तो आप बोल सकते हो। अरे ऐसा नो, कुछ तो बोलो। तो सबको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुकी है? यस सर। ओके, तो कल से यानी मंडे से हम स्टार्ट करेंगे हमारे एरर्स के ऊपर। सो जो एरर्स होंगे, जो एरर्स के टाइप से एरर कैसे फाइंड करते हैं, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे, जबकि वो वाला सिग्निफिकेंट फिगर आपका केमिस्ट्री के ब्रिज कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो मिलते हैं मंडे को। अभी तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क सेंड करना। ओके, शाम तक वो पूरे के पूरे होमवर्क से फोटो आनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं मंडे को। टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir.